हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे चैप्टर नंबर 1 का ये 11th नंबर का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम अब चैप्टर 1 का सेकेंड हाफ जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, जैसे आपने पढ़ा अभी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फ्लक्स एंड गॉस लॉज एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि आपका जितना पार्ट आपका जो ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है जितना इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट अब ये एक छोटा पार्ट कंपेरेटिवली अगर कंटेंट वाइज बात करें तो ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम इस सेशन में आज समझेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स के बारे में। पहले फ्लक्स समझते हैं क्या है, देन उसके बाद हम गॉस लॉ की बात करेंगे। तो देखिए, जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लक्स, तो फिजिक्स में 12th की फिजिक्स में दो जगह फ्लक्स आते हैं। एक आता है आपका फर्स्ट चैप्टर में और एक आता है आपका 4th, 5th एंड 6th एक्सेट्रा में। तो ये दोनों फ्लक्सेस की अब जब बात करते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जब आप 4th, 5th चैप्टर में जाते हैं तो वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो अगर आपको कभी भी फ्लक्स बोलना है या आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्लक्स, तो आप उसको एक स्पेशली, मतलब ये नहीं पूछिएगा कि विच फ्लक्स, आप ये बोलिएगा कि जब आप डेफिनेशन देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक को स्पेसिफाई करते हुए आंसर करिए। जैसे यहां पर मैं जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है। जो पॉइंट मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेफिनेशन में मेंशन करना होंगे, वो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहली बात, आप डेफिनेशन को रीड करेंगे। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन द नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो कैसे पास होना चाहिए, वो नॉर्मली पास होना चाहिए। इसको आप दूसरे वर्ड में परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो कैसी होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए पास। ठीक है, परपेंडिकुलर एक बात। दूसरा, थ्रू अ एरिया, थ्रू द एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया होगा वो भी देखते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी बात, whenever the number of electric field lines passes perpendicularly to a area, through a area, then it is known as electric flux, as simple possible। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो आपने डेफिनेशन बोली है इसका मीनिंग भी समझाइए। तो मैंने मीनिंग के लिए आपका एनसीईआरटी, ये फिर मैं आपको और आगे पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी के ही कुछ डायग्राम्स यहाँ पर लिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आपको ब्लैक शेड में जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही है, जिससे आपको एक शेप दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है, या एक आप प्लेन समझ लीजिए इसको, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये प्लेन समझ लीजिए। वैसे तो ये सामने से देखेंगे तो ऐसा फ्रंट आपको दिखेगा, लेकिन आप इसको ना ऐसे समझिए। ठीक, जब ऐसे समझेंगे और आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ ब्लू लाइंस जो हैं वो आपको ये दिख रही हैं कि इस प्लेन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही हैं। जरा ध्यान से देखिए, हम ये अगर प्लेन मानते हैं तो ये जो लाइंस है, ब्लू लाइंस, ये क्या कर रही हैं, क्या ये सरफेस के, क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल प्लेन के कैसे हैं, एरिया के ये परपेंडिकुलर है। इस डायग्राम में हमें समझ में आ रहा है। ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ये नोटेशन भी दिखाई दे रहा है कि हमने ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो ड्रॉ की हुई हैं, जितनी ब्लू कलर्स की लाइनें सारी, ये सब की सब क्या हैं, ये सब हमारे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को नोटिफिकेशन के लिए, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के नोटेशन के लिए आपका ये एक ऐसी ब्लू लाइंस आती है, राइट। अब आगे देखिए, और आगे, अब अगर इस प्लेन को जो आपके सामने थोड़ा टिल्टेड रखा था, आप इस तरीके से रखते हैं तो क्या ये आपको ऐसा दिखाई देगा? तो आप कहेंगे यस, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और उससे आपकी ये लाइंस जो हैं कुछ परपेंडिकुलर ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये जो है, ये क्या है, ये यहाँ पर एरिया है, ये यहाँ पर क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया आप मान सकते हैं एस। कितना मान सकते हैं, एस। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि ये आप और अगला डायग्राम हमारा, हमने प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। क्या कर दिया, प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। कैसे टिल्ट किया है, हमने इस प्लेन को, देखो जैसे पहले क्या रखा था, ऐसा सीधा रखा था तो हमें ऐसा दिखाई दिया। अब हमने प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसा। अभी भी प्लेन जो है वो टिल्टेड है, प्लेन क्या है, टिल्टेड, लेकिन लाइंस जो है वो अभी भी सीधी निकल रही है। लाइंस अभी भी कैसी जा रही है, सीधी। तो जरा ध्यान से देखें, अगर इसको हम फ्रंट व्यू से देखें तो क्या आपको ऐसा कुछ ये प्लेन दिखाई दे रहा है? ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्लेन हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सीधी आपकी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चल रही थी। आपने कहा कि जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जाती है, और अगर हमारा प्लेन ऐसे आता है तो इन दोनों के बीच में, प्लेन के परपेंडिकुलर और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल लिया है,
ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल लिया है वो कौन सा है, वो थीटा है। ये डायग्राम थोड़े थोड़े समझ में आना चाहिए अभी आपको, क्योंकि ये जो प्लेन है वो ऐसे थोड़ा सा रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, आगे देखेंगे तो आपको फ्रंट से ऐसे दिखाई देगा। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये एक्चुअल में ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था, ऐसे रखा हुआ ताकि आपको दिखाई दे और इससे लाइंस पास हो रही है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये बात है ना। अब हम वापस प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं जहाँ पे हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ये बात, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए सेकंड डेफिनेशन या कुछ, अब यहां पे हम समझते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया क्या है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास नॉर्मली, है ना। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास नहीं होती हैं, है ना, अगर परपेंडिकुलरली पास नहीं होती है टू अ सरफेस, देन वी कैन यूज वेक्टर एंड फाइंड द कंपोनेंट। चलिए वो भी आपको समझाते हैं, ठीक, कैसे, जैसे कि आप यहां डायग्राम में देख पा रहे होंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये प्लेन जो है थोड़ा सा टिल्टेड रखा हुआ है, प्लेन जो है वो कैसा रखा है, टिल्टेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे पास नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, एंगल ही आपको एकदम परपेंडिकुलर नहीं दिखाई देगा, वेट, ये देखो, है ना, परपेंडिकुलर तो नहीं हो पा रहा है। फिर इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना रहता है कि जो इसका एरिया वेक्टर जाता है, ये एरिया वेक्टर कहलाता है। प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर होता है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो ये जो एरिया वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कंपोनेंट, और कंपोनेंट निकाल के ई के साथ में हम उसका आंसर लिख देते हैं। आगे चल के आपको ये बात समझ में आएगी कि फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी यहां से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप कहेंगे कि इट इज फ्लक्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स जो होता है इट इज दी product of, it is the product of electric field and the area vector in same direction। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि फ्लक्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है कि अगर आपके पास एरिया वेक्टर दिया हो और आपके पास एरिया वेक्टर भी दिया हुआ हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि दोनों की डायरेक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखो यहां पर पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया लिखा है, यहां पर क्या है, ये एरिया वर्ड यूज किया गया है, राइट। और हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, एरिया वेक्टर। ये दोनों डिफरेंट होते हैं ना, सेम नहीं होते, हमेशा याद रखें ये बात। अभी जो मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो देखो फ्लक्स जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फ्लक्स किसको डिनोट किया जाता है, फाई से। अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हम यहां पर इसको एक सफिक्स में ई लिख लेंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये इलेक्ट्रिक है। अगर ये मैग्नेटिक होता तो हम एम लिख देते हैं। आपने जैसा कि लिखा, ऊपर लिखा कि हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E इंटू ए हो जाएगा ये, राइट। अब इसको अगर देखें तो ये ना क्या होता है कि आप ध्यान दें, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यहां पर जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक। इसी से पता चलता है कि अगर इसको डायरेक्टली, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी, मैंने स्केलर वाली डेफिनेशन लिखी, कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि फाई ई जो होगा वो E इंटू ए होगा, क्या होगा, E इंटू ए। डायरेक्टली मेरी डेफिनेशन इतनी ही बात कर रही है। अगर आप मुझे कहो तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकता हूं, अदरवाइज नहीं भी। E इंटू ए लिख दिया, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन होंगे, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा है, मैं ये भी डिराइव करके बता रहा हूं आपको। इस फॉर्मूले की बजाय आप डायरेक्टली ई डॉट ए भी याद रख सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझना। मैं फिर से एक प्लेन बना देता हूं यहां पर। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये एक प्लेन है ना, इसको और रोटेट करवा देते हैं आपको, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जा रही है। इस प्लेन से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक।
अब हुआ क्या कि जो हमारा प्लेन है ना, हमारा प्लेन जो है वो किसी एंगल पर था, टिल्टेड था, ठीक ऐसा कुछ। और इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर एक एंगल जाता है, जिसको परपेंडिकुलर एक वेक्टर जाता है, जिसको हम यहां पर कहेंगे एरिया वेक्टर। ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में ए है, मैं आगे समझा रहा हूं इसको, ये क्या है तो इसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर जो होता है इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाला जो वेक्टर होता है उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। ये रेड कलर से जो आपके लिए था ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात करें हमारा ये ये लीजिए, ये हमारा प्लेन हो गया जो हमने डार्क कलर से बनाया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा इस दोनों के बीच में, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल है। ये रहा वो एंगल। इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। तो थीटा इज द एंगल। हमने क्या कहा? थीटा। ये क्या है? तो ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है। अब पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं यहां से फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कहती है कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब हमने क्या किया, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो लिखा जाता है ई डॉट ए। ठीक। अब ये कैसे आया और क्यों आया, या तो फिर आप इसको ऐसे समझें, जो हमारी डेफिनेशन भी बोलती है कि हमने कहा कि एरिया वेक्टर होना चाहिए और ये जो लाइन है ये नॉर्मली पास नहीं होती तो हम वेक्टर वी कैन यूज वेक्टर एंड फाइंड द कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, ये वेक्टर का यूज किया और इसका एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ए का कंपोनेंट। आप सभी बच्चों को ये बात पता होगी कि अगर इस ए का मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में मुझे ए कॉस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? ए कॉस थीटा। ठीक। और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, यहां पर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आ जाएगा ए साइन थीटा। बोलिए। ठीक। ये आपका ई की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा मिल जाएगा और ई के परपेंडिकुलर जो है वो ए साइन थीटा मिल जाएगा। डेफिनेशन बोलती है कि इन दैट डायरेक्शन, इन दी सेम डायरेक्शन में निकालना है और सेम डायरेक्शन में कॉस थीटा आ रहा है, तो क्या यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ई इंटू कौन हो जाएगा साथ में? ए कॉस थीटा। अब आप ही बताइए कि जब cos थीटा आ जाता है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें यूज करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट। हमें क्या यूज करना पड़ता है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इसलिए हमारा ये फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया ई डॉट ए। क्या बना? ई डॉट ए। या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना तो आप पूरा भी याद रख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं। कैसे आया? ई ए कॉस थीटा कैसे आता है, ई डॉट ए वेक्टर कैसे आता है, वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है कि हमारी ये कंडीशन होती है कि अगर हमारा एरिया वेक्टर का प्लेन टिल्टेड है, प्लेन जो है, प्लेन का जो एक्सिस अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन का एक्सिस है, ये वाला। ठीक है। ये क्या है? ये प्लेन का एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे ये टिल्टेड है, तो आप देखो ना थीटा एंगल पे एरिया वेक्टर चलेगा। इसका एरिया वेक्टर का हम कंपोनेंट लोगे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। हमें सेम डायरेक्शन वाला उठाना है, हमने सेम डायरेक्शन वाला ले लिया। सेम डायरेक्शन में ए कॉस थीटा लिखना रहता तो ई डॉट ए आ गया। ये फाइनल आंसर है। ये फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ये बात। अब और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले आप देखें द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन एरिया गिव्स द मेजर ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गिवन एरिया। अब आपने यहां पर जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, ये किया। आप अगर मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि हमें ना पूरा नहीं चाहिए, हमें केवल इसका चाहिए, इतने का चाहिए हमें, है ना, ये हो गया। तो इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी लाइंस होती, इसके अंदर से पास होने वाली जितनी लाइन होती, वो हम फाइंड आउट करते, उसका हम क्या निकाल लेते? उसका हम फ्लक्स निकालते। सारी लाइंस का नहीं निकाला जाता, समझे? ये जितनी लाइन पास होती है ना उसी का निकाला जाता, सारी लाइन का नहीं निकालते। तो वो एक गिवन एरिया में से हमें आंसर निकालना होता है ओवर अ गिवन एरिया। सेकेंड पॉइंट देखें, इट इज अ रियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखेंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि स्केलर है। कैसी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट।
आपका ये जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट इसकी होती है वोल्ट इंटू मीटर, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। इसको पढ़ाएंगे आगे चल के कि फिर कैसे आती है यूनिट। ठीक, बात करें कब मिनिमम होता है कब मैक्सिमम होता है, तो कुछ कंडीशन है आपके पास। जैसे अगर मान लीजिए हमने फॉर्मूले में cos थीटा लिखा है, तो वेनेवर cos इज मिनिमम फ्लक्स इज ऑल्सो मिनिमम, फ्लक्स ऑल्सो मिनिमम। और अगर हमारा ये जो फ्लक्स है या कॉस जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, कॉस की वैल्यू जो मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारा फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए हमारे पास क्या था, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ये जो है ये दोनों, ये आपका आया ए कॉस थीटा, और इसी डायरेक्शन में आपके पास कौन था, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा डिग्री। तो जो लाइन पैरेलल निकल जाती है, या फिर ये समझिए कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो मिनिमम हो जाए, दो लाइंस जब मिनिमम एंगल पर जाती हैं, थीटा 0 पर होता है, तो इसी से कॉस थीटा जो हो जाता है वो कॉस 0 कितना हो जाता है, तो 1, और फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है ई इंटू ए ओनली। कितनी हो जाती है, ई ए। क्योंकि आप देखेंगे कि आपका फ्लक्स जो है वो, फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, अदरवाइज अगर आपका ये जो है ये हो गया ई, और एरिया वेक्टर की हम बात करें, एरिया वेक्टर निकल गया इधर, विच इज ए साइन थीटा। ठीक, अब यहां पर अगर आप लिखें तो यहां क्या लिखोगे, ई इंटू ए इंटू साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर लिखोगे तो कॉस आता है, तो ई इंटू कॉस 90 कितना हो जाएगा, हम कह देंगे कॉस 90 जो होता है वो होता है 0, और फ्लक्स जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से छोटी छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है ये। आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर थीटा इज 0 तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है ना, फ्लक्स कितना हो जाता है, मैक्सिमम। और अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाता है। ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि फॉर क्लोज सरफेस फाई इज पॉजिटिव इफ द लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट आउटवर्ड एवरीवेयर एंड नेगेटिव इफ द पॉइंट इज इनवर्ड। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस किसी पॉइंट से, क्लोज सरफेस से बाहर जा रही है तो फ्लक्स पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं तो वो फ्लक्स नेगेटिव कहलाएगा। यहां पर मेंशन किया हुआ है, देखिए यहां पर हम कह सकते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि यहां पर सेंटर पर क्या है, सेंटर पर यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर सेंटर पर देखें तो क्या है, नेगेटिव। तो आप देखकर बता सकते हैं कि आपका फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है। तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है या जो हमारी सरफेस दिखाई दे रही है, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, ध्यान से, ठीक, इस सरफेस के साथ क्या हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है बाहर की तरफ। और वैसे ही अगर आप ध्यान दें यहाँ पर सेकंड वाले केस में तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसी है, नेगेटिव अंदर की तरफ आती हुई। और अंदर आने का रीज़न क्या है कि हमारा जो अंदर इनसाइड जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज के लिए कभी भी बात ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर आती हैं। अब अगर ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं फाई, क्या लिखते हैं, फाई जो आता है वो अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो कैसा है, पॉजिटिव। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसके लिए मैं बोल दूं कि when positive charge is inside the closed surface, ठीक, केवल एक चीज के लिए लिख रहा हूं मैं, दोनों के लिए नहीं लिख रहा हूं। आप समझ जाइएगा इसके आगे कि थीटा, ये फाई कब पॉजिटिव होगा, जब अंदर हमारे पास प्लस होगा। अगर हमारे पास अंदर नेगेटिव हो जाता है तो थीटा भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़े आगे, चलिए अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है? तो भाई साहब,
किसी भी सरफेस या किसी भी प्लेन के किसी भी 2D बॉडी या 3D बॉडी की सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाला वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाला वेक्टर जो होता है वो कहलाता है एरिया वेक्टर। हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर हम बात करें कि हमारी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसी होती है, तो इट इज दी नॉर्मल टू दी प्लेन। ये कैसी होगी? नॉर्मल टू दी प्लेन होगी। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, हमारे किसी भी अगर क्लोज्ड सरफेस को देखें, क्लोज्ड सरफेस में हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड ले लो। किधर ले लो? आउटवर्ड। यहां लिखा हुआ भी, इन एवरी क्लोज्ड सरफेस वी हैव अ कंसीडर आउटवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज। आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करना है। अगर हमारे पास कैसा है, अगर हमारे पास वहां पर एरिया वेक्टर लेने की जहां बात आ जाए तो उस पर हम आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर कर लेंगे। बट अगर मान लो कोई अपनी नॉर्मल सरफेस है, 2D सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, तो फिर उस समय क्या होगा? उस समय तो आपके पास दो एरिया वेक्टर आ सकते हैं। कंसीडर करो ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है। आप ध्यान से देखो, अगर ये प्लेन समझ रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये होगा। इसके परपेंडिकुलर अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये होगा। देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो, एरिया के परपेंडिकुलर निकल गया, राइट। अगर देखें तो इस पे तो दो तरफ परपेंडिकुलर हो सकता है। देखो, एक राइट साइड भी जा रहा है और एक लेफ्ट साइड। ध्यान से देखना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी और इस सरफेस के परपेंडिकुलर पीछे साइड भी। तो हमारे पास जनरली ना, जब जो भी प्लेन होता है उस पर कितने नॉर्मल होते हैं? दो नॉर्मल होते हैं। और वो डिसाइड करेंगे हम बाद में, जब न्यूमेरिकल करेंगे, कौन सा हमें लेना है। अभी देखिए यहाँ पर सरफेस देखो, एक ये पूरा क्या दिया था? एक सरफेस दिया था। इसका एरिया जो है वो डेल एस है। कितना है इसका एरिया? डेल एस। इसका एरिया जो है वो डेल एस लिया हुआ है। डेल एस एरिया जो है ये इसका एरिया होता, पर उसका एरिया वेक्टर अगर मुझे निकालना है, अगर उसका एरिया वेक्टर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं उसमें उसके परपेंडिकुलर वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब डेल एस इंटू एन कैप। ये हमारा प्लेन सरफेस थी, ये हमारी कर्व्ड सरफेस हो गई, या 3D सरफेस मान सकते हैं, 2D कैसी भी मान सकते हैं, लेकिन ये उठी हुई है, मान लो कि क्या है? उठी हुई। तो इसके जिस सरफेस पे हमें एरिया वेक्टर चाहिए वहां के जस्ट परपेंडिकुलर आप एक ड्रॉ कर दें, नीचे सेंटर से मिला दें उसके, तो वो आंसर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर का। ठीक है ये बात? बिल्कुल। एरिया वेक्टर होता है द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अब हमारे पास आती है गॉस थ्योरम। क्या है ये? गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। इसको गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है? तो ये गॉस लॉ इज स्पेशली गिवन फॉर द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ये किसके लिए दिया गया था? फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। पहली बात, यहां पे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। दूसरा यहां पर कि सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए। गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास क्या हो? जब हमारे पास फ्लक्स जो है वो परपेंडिकुलर पास हो, फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस से पास हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज सरफेस से पास हो, तभी हमारी गॉस लॉ एप्लीकेबल होती। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट तो आपको हर किसी चीज का याद होना ही चाहिए। ठीक, तो हमें लिखा गया है यहाँ पर, गॉस ने क्या बताया? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स किससे पास हो रहा है? एक क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। कितना? जो क्लोज सरफेस है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पास होता है बाय द चार्ज। किसके थ्रू? चार्ज के थ्रू, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अब इसको मैं आपको, ये तो थ्योरी लिखी हुई है, मैं इसका आपको समझाता हूं कि क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक वन सेकेंड, ठीक है। ये आपकी, ये क्या है? एक मान लीजिए क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के लिए ध्यान से देखिए, हाँ ये क्लोज सरफेस है। यहां पर आप कंसीडर कर लीजिए प्लस क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू। अब प्लस क्यू होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये क्या है सारी? कैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसी पास हो रही हैं? परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक, इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, और ये इस
जो आपका स्फीयर दिया हुआ था येलो कलर का जो दिख रहा है, इसके सभी के परपेंडिकुलर भी पास हो रही है, यहां पर आउटवर्ड जा रहा है। तो हमें जो फ्लक्स बताना है, अगर मैं कहूं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो बोलता है कि आप क्या करिए, आप 1/ε0 टाइम्स लिखिए पहले तो, और फिर जितना चार्ज अंदर है उसको यहां पर लिख दीजिए। तो चार्ज अंदर कितना है? Q, तो हमने यहां लिख दिया Q। दिस इज योर गॉस लॉ, ये आपकी गॉस थ्योरम है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। गॉस थ्योरम ऐसे दी जाती है, क्या कर सकते हैं आप, 1/ε0 टाइम्स जो चार्ज हमारी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा होगा उसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए डायग्राम के थ्रू यहाँ पे भी लिखा है। फिर ये लाइन इंट्रीगल वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो और भी हैं, समझाएंगे, बट ये ऐसा होता है डायरेक्टली, इसको प्रूफ करके भी आपको बता देंगे। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट या ये दोनों जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इनको याद रखें, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए आपसे कहा गया यहां पर रखा हुआ है 2Q, यहां पर रखा है -2Q, यहां पर रखा हुआ है 3Q, ये रहा 3Q, और ये रखा है -5Q, ठीक। फ्लक्स निकाल कर बताना है हमें, फ्लक्स कितना होगा। तो पहले तो समझिए कि यहां पर केवल 2Q रखा हुआ है, ठीक। इस 2Q की वजह से अगर देखें तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, गॉस थ्योरम बोलती है, गॉस लॉ बोलते हैं कि 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ये कितना लिखा है 2Q, तो हमारा जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा 2Q/ε0, ठीक। इस वाले केस के लिए 2Q/ε0। यहां पर क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन दी स्फीयर या क्लोज्ड सरफेस। यहां पर कितने चार्ज रखे हुए हैं, यहां पर चार्ज रखे हुए हैं -2Q, इसका मतलब यहां से फाई जो होगा वो हो जाएगा -2Q डिवाइडेड बाई ε0, और ये जो आएगा इसको कहेंगे हम नेगेटिव फ्लक्स। इसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव फ्लक्स। क्यों कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर से अंदर आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। यहां कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम निकालेंगे फ्लक्स किसके थ्रू, 3Q के भी थ्रू, प्लस फ्लक्स निकालेंगे -5Q के थ्रू, और यही हमारा बन जाएगा टोटल फ्लक्स। क्या बन जाएगा, ये टोटल फ्लक्स। 3Q के लिए कितना हो जाएगा, अब डायरेक्टली 1/ε0 इंटू 3Q, और यहां से हो जाने वाला है 1/ε0 -5Q, ये आपका Q टोटल हो जाएगा, सॉरी फाई टोटल हो जाएगा। और फाई टोटल जब आप लिखेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं -2Q/ε0। तो जितना चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड होता है, ये ध्यान रखें, जितना नेट चार्ज इनक्लोज्ड होता है वही हम आंसर लिख देते हैं। नेट चार्ज जितना इनक्लोज्ड होगा वही हमारा आंसर होता है। दो केसेस देखें तो यहाँ दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है। ये जो फ्लक्स था ये कैसा था, ये पॉजिटिव फ्लक्स था, ठीक, क्योंकि अंदर जो नेट चार्ज है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है यहाँ पर, और इन दोनों में मिलाएं तो नेट चार्ज, यहाँ तो केवल सिंगल दिखाई दे रहा था -2Q, लेकिन यहाँ ऐड करने के बाद पता चलता है। तो आप ऐसे ना करें, अगर सॉल्व तो डायरेक्टली बोल दें कि -2Q चार्ज है इसमें अल्टीमेटली, तो -2Q आंसर लगा दें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा और इसमें कुछ वेराइटी देखते हैं अपन क्वेश्चन की, कि अगर पहले तो हम एक काम करते हैं, प्रूव कर लेते हैं एक, फिर क्वेश्चंस तो करेंगे ही, एक बार प्रूव कर लेते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले कंसीडर करो एक आप स्फीयर, क्या कंसीडर करो, एक स्फीयर करो कंसीडर, ये रहा स्फीयर, ठीक। इस स्फीयर पे एक आपने रख दिया है चार्ज, यहाँ पर रखा हुआ है +Q चार्ज, ठीक। इस +Q चार्ज का आप एक छोटे से सेक्शन पर, एक इस छोटे से सेक्शन से आप ये निकालिए कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है या कितने फील्ड लाइन जा रही है। ये रही फील्ड लाइन, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ds, ये छोटा सा एरिया ds या dA, ठीक।
अब हमने यहाँ क्या क्या कंसीडर किया है वो लिख लेते हैं। कंसीडरिंग अ स्फीयर, और इसकी आप रेडियस भी मान लीजिए r, ऑफ रेडियस r enclosing a charge that is positive q। हाँ, हमने ये लिख दिया ना कि इनक्लोजिंग, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या निकल रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन लिख देता हूं मैं, फोर्स लाइन्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया या स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन पता है, फ्रॉम दी डेफिनेशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर। डेफिनेशन क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, इट इज KQ बाय R स्क्वायर, ये होना चाहिए। डेफिनेशन से तो यही आंसर आता है। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है। अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने अब छोटे से इससे जाएगा, छोटे से सेक्शन से जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, DE है ना, हमने DE इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया, तो यहां से ये भी हमारा बन जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं DE, और यहां हमारा कितना हो जाएगा, तो K इंटू Q जो अंदर है डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जरा ध्यान से देखें, मुझे फ्लक्स लिखना है, तो व्हाट इज फ्लक्स। ठीक, व्हाट इज फ्लक्स, तो फ्लक्स की डेफिनेशन अभी आपने बताई। फ्लक्स क्या होता है कि किसी एक सरफेस से पास होने वाला आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहाँ पर मेरे पास एक स्फीयर लिया मैंने, छोटा सा, ये यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर किया है, ये छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया है, जिससे क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन लिखा है ना, इज d फाई। भाई छोटे से क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है तो फ्लक्स कितना पास होगा, d फाई के बराबर। तो हमने यहां बोल दिया कि हमारा हो जाएगा d फाई बराबर DE, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका DA। ठीक, अगर आप इसको E, मतलब आप अगर इसको पूरा भी E ही मानते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप पूरा E ही रहने दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक, किसके लिए, ओवर दी सरफेस। जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दी एरिया वेक्टर, तो क्या एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर क्या ये हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। एरिया वेक्टर अगर ये हो गया तो दोनों के बीच में एंगल जो होता है उसको भी कंपनसेट करते हैं, E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब जब कॉस थीटा आएगा तो कॉस थीटा में एंगल देखना पड़ेगा, और एंगल जब आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, अगले पेज पे उसको पूरा सॉल्व कर देंगे। क्या लिख रहे हैं, हियर द एंगल थीटा इज 0 डिग्री। ठीक, तो थीटा 0, तो कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा कितना, तो कॉस 0, और कॉस 0 कितना 1। डी फाई करके कितना बन जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा DA एरिया। ठीक,
किसके लिए एरिया किसका, तो हम यहाँ याद रखेंगे स्फीयर का एरिया। कौन है हमारे पास, स्फीयर है। ठीक, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, अगले पेज पे कर देते हैं, देखना ध्यान से। द एरिया ऑफ, ऐसे लिखो, व्हाट इज फाई, फाई इज ई इंटू डी ए, और इसको किसके लिए इंटीग्रेट करना है, तो सरफेस के लिए इंटीग्रेट। तो डी ए की वैल्यू जब निकालते हैं तो डी ए को इंटीग्रेट करते हैं तो वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये है फॉर स्फीयर। स्फीयर का एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, तो फाई बराबर ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अगर इसको आप लिखें तो ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से अगेन 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई इज कमिंग आउट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं, बड़ा आसान सा है डेरिवेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना है आपको, एक कंसीडर करना है स्फीयर। स्फीयर का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेना है। इस क्रॉस सेक्शन से जितनी लाइंस पास होती है, इस क्रॉस सेक्शन से जितनी लाइंस पास होती है उसको आप फ्लक्स कहते हैं। आपने पहले ये लिखा, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इतना आया। देन उसके बाद हमने फ्लक्स निकाला। फ्लक्स आपका जो होता है वो कितना होता है, आपको सभी को पता है कि फ्लक्स जो होता है वो d∅ बोलते हैं, और E इंटू डी ए हो जाएगा। E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है। कॉस थीटा के लिए हमने लिख दिया कि कॉस थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होने की वजह से कितना हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़े आप, आपने कहा कि अगर मेरा एरिया ऑफ द स्फीयर इतना होता है तो हम वैल्यू रखते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। और गॉस थ्योरम जो बोलती है वो बोलती है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स आपको मैंने 2-3 बातें बता ही दी है कि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ये आपका यहाँ पर डेरिवेशन खत्म। ठीक, पहला पॉइंट यहाँ से याद रखें थोड़ा सा कि एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, एरिया वेक्टर। ठीक, इसको बोलेंगे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, पहली चीज। दूसरी, फाई जो है इट इज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फ्लक्स का फॉर्मूला बोलता है E इंटू ए। तो इसकी एक यूनिट क्या बनेगी, इसकी एक यूनिट होती है, हमने आपको बताया, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो बन गई ये जो आपके सामने है। और अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वोल्ट पर मीटर भी कहता हूँ, इंटू यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एक यूनिट और आती है विच इज़ वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर है ये बात। और हमारा जो वोल्ट होता है, वोल्ट जो होता है वो होता है जूल पर कूलम। ठीक है, वो क्या होता है, जूल पर कूलम। तो इसकी एक यूनिट और होती है विच इज़ जूल इंटू मीटर पर कूलम। ठीक, ये 2-3 यूनिट होती है, आप इनको ध्यान रखें, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी ऐसा यूनिट लिखी है मैंने। ठीक, चलिए तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते हैं आगे का इसका। ठीक, थैंक यू।